एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनेटोलॉजी। आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के PYQs फ्रॉम 2019 टू 2025। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन आ रखे हैं विच आर ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस, तो वो सब हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि बायोमोलिक्यूल्स कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर नीट प्रिपरेशंस, क्योंकि अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं इस चैप्टर से। ऑल्सो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप ये 12th में, तो उसमें भी आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में भी 1 या 2 क्वेश्चन, तो आपके 6 क्वेश्चन तो समझ लो इसी चैप्टर से निकल रहे हैं। और 6 क्वेश्चन के हिसाब से सोच लो कितने मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है तुम्हारा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू मैच। ठीक है, हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। नाउ GLUT4, व्हाट डज GLUT4 डज? इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल, सो दिस इज ए, राइट। इंसुलिन इज अ हार्मोन, ट्रिप्सिन इज एंजाइम जो कि कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइन में मिलता है, प्रोटीन्स को तोड़ने में काम आता है। कोलाजन इज एन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, करेक्ट। सो ए इज़ 4, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता सिर्फ, क्योंकि एक ही ऑप्शन है सिर्फ A4 वाला। ठीक है, B1 C2 एंड D3। ठीक है जी, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्रोटीन्स वाले वीडियो जाके चेकआउट कर लो, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी एंड ऑफ द वीडियो में, ताकि तुम आराम से कर सकते हो। अदरवाइज इसका तो मैंने शॉर्ट भी बना रखा है, यूट्यूब शॉर्ट, उस पर भी तुम जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, द सेकेंड क्वेश्चन इज lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues, is an example of what? क्या होता है lecithin? lecithin को we also call lecithin phosphatidylcholine, है ना। lecithin को हम और क्या बोलते हैं? phosphatidylcholine। कहाँ मिलता है हमें lecithin? it is found in cell membranes and it is found in alveoli। और एल्वेलाई में कैसे काम करेगा? सरफेक्टेंट की तरह काम करेगा, ताकि आपका जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस कर सके। बिकॉज इट इज़ फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स, और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की, करेक्ट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अ लिपिड। तो ग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड ही हो सकता है। फॉस्फेटिडाइलकोलिन नाम है, हमने देख ही लिया है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज फॉस्फोलिपिड्स। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Question number 3. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of what? Feedback inhibition, competitive inhibition, enzyme activation या cofactor inhibition। ये दोनों तो देखो तुमने, cofactor inhibition तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, enzyme activation भी तुमने अलग से कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते आंसर्स। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? जब A से B बना, B से C बना, C से D बना, D इज़ द प्रोडक्ट, ये जाके इनहिबिट पिछले वाले किसी प्रिकर्सर को कर रहा है। ठीक है, कंपेटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? जब तुम्हारा सबस्ट्रेट और तुम्हारा इनहिबिटर जो है वो स्ट्रक्चरली एनालॉग्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर एंड दे बोथ गो एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, है ना। दोनों एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर ही जाकर बाइंड करते हैं, करेक्ट। सो मैलोनेट का स्ट्रक्चर जो है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का क्या होता है? जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज सक्सिनेट, वो दोनों सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज कंपेटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is regarding catalytic cycle of an enzyme action. Select the correct sequential steps. तो यानी कि सबसे पहले क्या होगा जब एंजाइम की एक्टिविटी जा रही है, उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन क्या दे रखा है हमें? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो बाद में ही होगी। फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, ये भी बाद में होगा। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट भी बाद में होगा। केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट आर ब्रोकन, सबसे पहले ऑब्वियसली सबस्ट्रेट विल बाइंड टू द एक्टिव साइट। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ई। तो 3 या 4 में से ही हो सकता है हमारा आंसर। जब सबस्ट्रेट बाइंड कर गया एक्टिव साइट के साथ, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो देन इट इज़ ए, देन इट विल बी डी, देन इट विल बी ऑब्वियसली फ्री एंजाइम रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स, करेक्ट। एंड सो 1 2 3 ए डी लिख दिया है मैंने उसके आगे, 2
3, then there will be release of product and eventually enzyme will be free, ताकि आप एक और सबस्ट्रेट के साथ उसको बाइंड कर सकें, राइट। ऐसे ही हम बनाते हैं कि एक एंजाइम है, लेट्स से दिस इज दी एंजाइम, ओह दिल बन गया है, क्या बात है। लेट्स से दिस इज आवर एंजाइम एंड दिस इज आवर सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो वो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तुम्हारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक या तो टूटेंगे बॉन्ड्स या तो बनेंगे, और तुम्हारा इवेंचुअली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। वंस योर प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। तुम्हारा एंजाइम जो है इट विल बी अगेन फ्री टू बाइंड विद एनी अदर सबस्ट्रेट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4th। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Name the class of enzyme that usually catalyze the following reaction. SG S dash hash दे रखा है. ओके, सो दिस इज S इज हमारा एक सबस्ट्रेट है, ये हमारा दूसरा सबस्ट्रेट है। ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम द NCERT क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में सीधा सीधा दे रखा है। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफ़र हो रहा है एक ग्रुप का एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे, तो करेक्ट आंसर इज ट्रांसफरेज एंड द ग्रुप शुड बी अदर देन हाइड्रोजन, जो इन्होंने दे ही रखा है कि G इज अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसफरेज। चलो, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग। ओके, वी हैव एंजाइम्स, यस वी हैव लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीज, अमाइलेज, एंड वी हैव टू टेल कि वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। तो लाइपेज कौन सा बॉन्ड तोड़ता है बताइए, सोचो। लाइपेज जो है वो लिपिड का कोई बॉन्ड तोड़ेगा। लिपिड में कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। सो लाइपेज तोड़ेगा एस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियस तोड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि जब हम बैकबोन बनाते हैं DNA की, तो जो आपकी शुगर फॉस्फेट बोन है उसके अंदर कौन सा वो होता है, बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। प्रोटीएज तोड़ेगा ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। अमाइलेज तोड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर, इसको ये ABCD होगा, ठीक है। तो A का है आंसर 3, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलो, तुम्हें एक भी आता होता तब भी हो जाता है, ये तो A का ही सिर्फ पता होता तो। Let's move on to question number 7. The protein portion of an enzyme is called, the easiest question ever. हमारे पास एक conjugate enzyme होता है जिसको हम holo enzyme भी बोलते हैं, करेक्ट। conjugate enzyme को holo enzyme भी बोला जाता है। ये किससे बनता है, it is formed with the help of apo enzyme plus cofactor. And cofactor is what? It is the non-protein part, and apoenzyme is the protein part. तो आंसर तो तुम्हें पता चल ही गया है क्या है। अब कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं ये भी बात कर लेते हैं। कोफैक्टर के आगे 3 टाइप्स होते हैं, 2 ऑर्गेनिक 1 इनऑर्गेनिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। और तुम्हारा जो क्या है मेटल आयंस, दे आर इनऑर्गेनिक। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एपोएंजाइम। वेरी इजी, क्या बात है, बड़े इजी क्वेश्चन है यार बायोमोलिक्यूल्स के। तो जिसने पढ़ रखा है ऑब्वियसली उसके लिए, जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज़ जाके देख लो वीडियोस और पढ़ लो एक बार पहले। द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज नियासिन, फ्लाविन, हीम या जिंक। नियासिन जो होता है इट इज़ अ वाइटामिन, ठीक है। और हीम जो होता है दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर catalase या peroxidase. Zinc is the correct answer. Zinc is the cofactor which is a metal ion for carboxypeptidase as well as carbonic anhydrase. दोनों के लिए जिंक ही होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Again a match the following.
ओ, ये तो मैंने अभी पिछली वीडियो में ही न्यूक्लिक एसिड तुम्हें पढ़ाया, उसी में मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, ऐसा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है कोई ना कोई ऐसे। चलो, एडेनोसिन इज अ नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोसाइड, बताओ। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, इसी में सबको कन्फ्यूजन होती है, बाकी तो सब कुछ हो ही जाएगा। एडेनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एडेनाइलिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। Then we have adenine. Adenine is the nitrogenous base and alanine is the amino acid. So A का 3 है, A का 3 काफ़ी सारे ऑप्शंस में है, B का हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 ही है, तो B का 2 भी 2 ऑप्शन में है हमारे पास। C we have as 1, so this will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देख रहे हो कितनी जल्दी हो रहा है। यू शुड ओनली टेक 45 सेकेंड्स टू डू अ बायोलॉजी क्वेश्चन, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 45 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइम जो तुम्हें लगना चाहिए बायोलॉजी का एक क्वेश्चन करने के लिए, तभी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दे पाओगे, अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन्स हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, अभी पीछे ही बताया मैंने, द आंसर इज कैटलेज या peroxidase also. कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या होता है, कोफैक्टर जिंक। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, अभी ही पढ़ा है हमने, क्या होता है, यूरेडिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ग्वानिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, ग्वानोसिन इज अगेन अ न्यूक्लियोसाइड, and nucleotide is your adenylic acid. Next we come to question number 12, which of the following statements is incorrect about enzymes. Incorrect statement कौन सी है, they are highly substrate specific, ये बिल्कुल सही statement है। In thermophilic organisms enzyme can catalyze reaction at high temperature 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। ऐसे organisms होते हैं जिनके enzyme high temperature पर भी काम करते हैं, जैसे कि एंजाइम का नाम हो जाएगा टैक पॉलीमरेज, है ना, और ऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस। हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, हॉट वेंट्स में, वहाँ सब मिलेंगे ये। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, एंड फोर्थ इज सम एंजाइम्स हैव मेटल आयंस। ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर, गलत स्टेटमेंट है ये, हमें इनकरेक्ट ही बतानी थी। सो द करेक्ट आंसर इज third, because the incorrect statement is most enzymes are proteinaceous in nature। 2 एंजाइम जो हैं एक्सेप्शन होते हैं, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज पी, ये दोनों जो हैं आरएनए के बने हुए होंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, विच इज which of the following graph explains the effect of pH on enzyme activity। हमने ये बात कर चुके हैं हम कि एंजाइम जो है एक ऑप्टिमम pH पर ही काम करेगा, और उसी ऑप्टिमम pH पर इट विल शो इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी, करेक्ट। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ग्राफ, ये उसका ऑप्टिमम pH होगा आई गेस, तो इसलिए वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है, यहाँ पर भी कम एक्टिविटी, यहाँ पर भी कम एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा इन्होंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे उल्टा कर दिया है, ये ध्यान रखना है बेटा कि वाई एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी है और एक्स एक्सिस पर तुम्हारा पीएच प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, यहाँ तो ग्राफ ही पता नहीं क्या बना हुआ है थर्ड और फोर्थ में तो। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, enzymes that catalyze the removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bonds are known as, what are they known as। चलो, मैं तुम्हें एंजाइम कमीशन नंबर भी दे देती हूँ इन ये वाले एंजाइम्स का। चलो, अब बता दो क्या होगा आंसर। ट्रांसफरेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, डीहाइड्रोजनेजेस या लाइजेस। पहली बात तो ऑक्सीडोरिडक्टेज और डीहाइड्रोजनेजेस सेम ही होते हैं, ठीक है, तो एक ही हो सकता था, तो ये तो होगा ही नहीं। लाइजेस इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि एग्जाम्पल कौन सा एंजाइम होता है इसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कैसा रिएक्शन बन रखा है इसका एनसीईआरटी में, ऐसा ही बना हुआ है कि सी और सी में डबल बॉन्ड हो गए प्लस एक्स और वाई हो जाता है, ठीक है जी।
चलो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. Malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of what? अब तो ये हमें पता है क्योंकि हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं इसी से रिलेटेड. सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है बाय विच मैकेनिज्म? कंपेटिटिव इनहिबिशन. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. Given below are two statements. First statement is low temperature preserves the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. क्या ये सही है या गलत है? बताओ मुझे. This is absolutely correct statement. Second statement is when the inhibitor closely resembles a substrate in its molecular structure, it inhibits the activity of the enzyme. It is known as competitive inhibitor. अरे वाह, ये सही है या गलत है? सोचो सोचो. बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. अगेन अ मैच द फॉलोइंग टाइप. चलो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जोड़ देते हैं. टाइप ऑफ बॉन्डिंग बतानी है. प्रोटीन में कैसी बॉन्डिंग होती है? पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ऑब्वियसली. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, एक से ज़्यादा. सो B. Nucleic acids have phosphodiester bonds and polysaccharide has glycosidic bond. So the correct answer is A का 4 and B का 1, C का 2 and D का 3. Next question number 18. सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज. मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बोला था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी में दे रखा है स्पेशली. इट ब्रेक्स डाउन आयोडीन. बिल्कुल भी नहीं. इट इज़ अ डाइसैकेराइड, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड. गलत जवाब. इट इज़ अ हेलिकल मॉलिक्यूल. अगर हेलिकल होता तो वो कर लेता आयोडीन को, मतलब आयोडीन के साथ वो कलर देता ब्लू. इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेल्थ कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. लिस्ट 1 टू लिस्ट 2. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल हैव कौन से बॉन्ड्स? या अच्छा बॉन्ड नहीं बताने हैं हमें, सिर्फ लिस्ट 2 के साथ मैच ही करना. वेरी इजी. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन है जी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तुम्हारे पास अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स बनती हैं. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तुम्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे. और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तुम्हें एग्जाम्पल क्या होता है? ह्यूमन हीमोग्लोबिन. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? जो तुम्हें सिर्फ पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देगा कि अमाइनो एसिड कहाँ पर है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो हेलिक्स बन जाएंगे या ऐसे करके शीट्स बन जाती हैं, है ना. और टर्शरी स्ट्रक्चर में हॉलो वुलन बॉल की तरह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज़ नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में यही टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे एक के ऊपर एक या इन अ स्ट्रिंग फॉर्म अदर वेज. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 है. ओके. बी का क्या है हमारे पास? 4. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. Which of the following graph depicts the effect of substrate concentration on velocity of enzyme catalyzed reaction? तो substrate concentration और velocity कैसे होता है? शुरुआत में जब enzyme activity velocity of the reaction जब मतलब rate of reaction की अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत में increase होगा. eventually सारे enzyme जो हैं वो substrate के साथ क्या हो जाएंगे? saturate हो जाएंगे and it will reach a maximum velocity. तो this is the correct graph. ऐसी बढ़ता तो रहेगा नहीं एक्सपोनेंशियली, कभी तो सैचुरेट होगा एंजाइम, तो ये नहीं हो सकता. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच का ग्राफ होता है. वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होगा और कम तो नहीं ही होगी. रेट ऑफ रिएक्शन कम तो नहीं होता जाएगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की इंक्रीज से. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड्स? फैटी एसिड कौन सा नहीं है? Glutamic acid is actually an acidic amino acid, so obviously not a fatty acid. Arachidonic acid is a fatty acid जिसके पास 20 कार्बन वाला है, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है.
इसके पास अराउंड 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. पार्मेटिक एसिड अगेन it is a saturated fatty acid which is 16 carbon long including the carboxyl carbon. Lecithin is a phospholipid and aspartic acid is actually again an acidic amino acid. So the question is asking which of the following are not fatty acids, not which of the following are not lipids. ठीक है. So the correct answer to this question should be A, D and E, which is option 3. अगर वो पूछता which of the following are not lipids तो A and E आंसर होता, but because it is asking which of the following are not fatty acids, ठीक है, तो the correct answer is A, D and E. Saturated C and B, which is arachidonic acid and palmitic acid, are fatty acids. ठीक है. चलो next question number 22. Given below are two statements. First statement is a protein is imagined as a line. The left end is represented by first amino acid. C terminal बोलते हैं उसको? बिल्कुल भी नहीं, उसको हम बोलते हैं N terminal. ये गलत हो गया. And the right end represented by last amino acid is not N terminal, it is the C terminal. तो जब आप amino acid जोड़ते हो तो यहाँ पर C टर्मिनल होता है, यहाँ पर N टर्मिनल होता है. दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड. तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई. नेक्स्ट इज अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप. ये सही है स्टेटमेंट. तो इसका क्या आंसर हो गया? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Exoskeleton of arthropods is composed of chitin. Chitin का मोनोमर क्या होता है? बताओ. It is a homopolysaccharide, है ना? ये हम सबको पता है. एक ही मोनोमर होगा इसका जो बार बार रिपीट होता रहेगा. And it is a structural polysaccharide. स्ट्रक्चर देता है. Also it is found in fungal cell wall. लेकिन मोनोमर क्या होता है इसका? Tell me in the comments what is the monomer of chitin. चलो next question is question number 24. Again match the following. Adenine is what? ये तो हम पढ़ चुके हैं. Adenine क्या होता है? Adenine is a purine. और ये नहीं हमने किया था. Adenine is a purine. Anthocyanin क्या होता है? Is it a pigment, polysaccharide या alkaloid? It is a pigment. Chitin is a polysaccharide, अभी पढ़ा है हमने. And codeine is an alkaloid. So the correct answer will be A4, B1, C2 and D3. Next question number 25. In a reaction catalyzed by an enzyme, which of the following is correct? तो हमें correct statement बतानी है. Enzyme decreases the activation energy for formation of transition state. क्या ये सही है या गलत है? चलो आगे भी पढ़ लेते हैं पहले बाकी सारी. Enzymes make transition from substrate to product more difficult. ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. Enzyme increase the activation energy for increase नहीं करता है, decrease ही करता है. Next is enzyme substrate complex formed during a reaction lasts for a very long time. बिल्कुल गलत. बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है. ट्रांजिएंट स्टेट होती है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. फर्स्ट ही करेक्ट थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बाकी पढ़ तो ले कम से कम. 26. 2 स्टेटमेंट्स है. फर्स्ट इज सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड. येस, इट्स अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड, यानी कि चीज़ों को जोड़ जोड़ कर बनता है. मोनोमर क्या होता है इसका? ग्लूकोज, बट नॉट अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज. सेकेंड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेलुलोज आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. अभी बताया हमने, यही है. दोनों स्टेटमेंट हो गई है हमारी करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 and 2 आर बोथ करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन नंबर 27. अगेन मैच द फॉलोइंग. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को उनके फंक्शन के साथ मैच करना है. ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोरेज प्रोडक्ट होता है एनिमल्स में स्टोर करने के लिए काम आता है. पॉलीसेक्राइड है ना. ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती है. इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं हम इनको, है ना. स्टेरॉइड्स आर योर हार्मोन्स.
स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, है ना। एंड थ्रोम्बिन इज़ अ बायो कैटलिस्ट। क्या बात है, बायो कैटलिस्ट मतलब कि एंजाइम, एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट भी बोला जाता है, एंड थ्रोम्बिन इज एन एंजाइम। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज A4, B3, B इज व्हाट 3, करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, C1 एंड D2। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन कहता है कि एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ जिसने लिंक किया 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को टू फॉर्म माल्टोज। ठीक है जी, अल्फा ग्लूकोज जुड़ गए। फार्मूला ऑफ ग्लूकोज दे दिया है तुम्हें, C6H12O6 है। फार्मूला ऑफ माल्टोज क्या होगा? हमें पता है कि जब भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है तो वाटर का रिमूवल होता है ना। तो हमने क्या किया, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़े हैं, अल्फा ग्लूकोज बेसिकली, टू फॉर्म माल्टोज। और इसमें हमें क्या करना है, वाटर का रिमूवल करना है। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ेंगे तो C12 हो जाना चाहिए, H24 हो जाना चाहिए और O12 हो जाना चाहिए। बट बिकॉज हम वाटर रिमूव कर रहे हैं तो हम O11 कर देंगे और H22 कर देंगे। So this will be the formula for maltose, which is option 4. Next is question 29. Which of the following bond is formed by the result of reaction of carboxyl group of one amino acid with amino group of another amino acid with elimination of water? यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि एक अमाइनो एसिड आपने लिया, ठीक है, उसका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है विच इज़ दिस इज रिएक्टिंग विद the amino group of another amino acid and there is removal of water। मतलब ये react करेंगे and there will be removal of water। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड, बिकॉज अमाइनो एसिड साथ में जुड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अगेन इट्स अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ऐसे करके एक हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ से। चलो let's move on to the next question, which is question number 30. Read the following statements on lipids and find out the correct set of statements। मतलब काफ़ी सारी statements correct हो सकती हैं। Lecithin is found in plasma membrane, it's a glycolipid। बिल्कुल गलत, it's a phospholipid। Next statement is saturated fatty acids possess one or more C double bonds। गलत जवाब, S से saturated, S से single bonds। Next is gingerly oil has lower melting point, hence remains oil in winter, correct? Fourth is lipids are generally insoluble in water but soluble in organic solvents, absolutely correct. Fifth is when fatty acid is esterified with glycerol, monoglyceride are formed, correct? अगर एक फैटी एसिड को आप ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाई करोगे तो मोनोग्लिसराइड बनेगा, 2 को करोगे तो डाइग्लिसराइड, 3 को करोगे तो ट्राइग्लिसराइड। सो द करेक्ट आंसर इज CDE, करेक्ट है हमारे पास, विच इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट? कर्क्यूमिन, मॉर्फिन, एंथोसाइनिन एंड लेसिथिन। लेसिथिन ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ फॉस्फोलिपिड, जो कि हमें कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, एल्वेलाई के अंदर मिलता है। कर्क्यूमिन इज अ ड्रग, मॉर्फिन इज अ पेन किलर, एंथोसाइनिन जो है इज अ पिगमेंट। मॉर्फिन अल्कलॉइड होगा जो तुम्हें यहाँ पर दे रखा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेसेस, ये हम बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन। इट इज मैलोनेट। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में ही हो सकते हैं, एंड कोलाजन इज अ प्रोटीन, तो कोलाजन। थर्ड इज सेल वॉल मटीरियल इन फंजाई, अभी बताया है मैंने आपको, इट इज काइटिन। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिसिन विच इज अ टॉक्सिन। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए का हो गया है हमारे पास 2, बी का हो गया है हमारे पास 4, फोर्थ ऑप्शन, सी का 3rd एंड डी का 1। Question number 33. Which of the following are not secondary metabolites in plants? Which of the following are not secondary metabolite in plants? बताइए। विनप्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन हो सकते हैं, रबर एंड गम्स हो सकते हैं, मॉर्फिन कोडीन हो सकते हैं, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स।
They are not secondary metabolites. So fourth is the correct answer. Next question is question number 34. If A and C make 30% and 20% of DNA respectively, what will be the percentage composition of thymine and guanine? शारजाफ रूल क्या कहता है? A जो है will be equal, मतलब amount of adenine will be equal to the amount of thymine and amount of cytosine will be equal to the amount of guanine. यही कहता है शारजाफ रूल. तो जितना तुम्हारे पास एडेनिन है यानी कि 30%, उतना ही तुम्हारे पास थाइमीन होगा, है ना, और जितना तुम्हारे पास साइटोसिन है विच इज़ 20%, उतना ही तुम्हारे पास गुआनिन होगा. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टी इज 30% एंड जी इज 20%. वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स. अगेन लिपिड्स के रेफरेंस में ही स्टेटमेंट्स हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. ठीक है. फर्स्ट इज लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड. बिल्कुल गलत जवाब. सिंगल बॉन्ड्स वाले को सैचुरेटेड बोलते हैं. एस से सिंगल, एस से सैचुरेटेड. लेस देन इज फॉस्फोलिपिड. करेक्ट. ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज कॉल्ड ग्लिसरॉल. बिल्कुल सही. यही होता है तुम्हारा ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी एंड प्रोपेन. चलो नेक्स्ट इज पामेटिक एसिड 20 कार्बन आइटम. बिल्कुल गलत जवाब. 16 कार्बन आइटम्स होते हैं इसके पास इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन. एंड फिफ्थ इज एरिकोडोनिक एसिड 16. गलत जवाब. इट हैज़ 20 कार्बन आइटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज बी एंड सी विच इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 36. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. लैक्टिन कॉन्कनावलिन एक करेक्ट, ड्रग रिसिन इनकरेक्ट. ड्रग्स में हमारे पास आ जाता है क्या? विनब्लास्टिन विच इज एन एंटी कैंसर ड्रग, एंड यू हैव curcumin. Alkaloid is codeine and toxin is ribin. So the correct heparin. So the correct answer is second because incorrect है ये. ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पेयर ही बताना था तुम्हें. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर. तो जिसके पास ग्लाइकोसिडिक या पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए. ग्लिसरॉल के पास नहीं होता है भैया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ट्रिप्सिन के पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है. सेलुलोज के पास तुम्हारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन उस लेस्थिन के पास पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, एस्टर बॉन्ड होगा. इन्यूलिन एंड इंसुलिन, ये सही है. इन्यूलिन इज़ अ पॉलीसैकेराइड, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन. काइटिन एंड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं हो सकता. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स. मैंने बोला था ये याद करना ज़रूरी है. इट इज़ नन अदर दैन कोलेजन, एंड द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन biosphere is what? Tell me in the comments. Most abundant protein in biosphere. एक तो मोनोमर बताना है तुम्हें काइटिन का, ऊपर से तुम्हें बताना है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर. कम ऑन, टेल मी इन द कमेंट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39. और जिसको इनके आंसर नहीं आते हैं जाके वीडियोस देखो बेटा, पढ़ाई करो. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन. एराकिडोनिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोप्रोटीन. कितनी बार बताया जाएगा ये? इट इज़ फॉस्फोलिपिड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. आ रहे हैं बस एंड में. आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. ग्लूटामिक एसिड इज एसिडिक. वैलीन इज योर न्यूट्रल अमाइनो एसिड. न्यूरल लिख दिया है मैंने न्यूट्रल की जगह भाई, न्यूट्रल. ठीक है. Tyrosine is aromatic and lysine is your basic amino acid. So the correct answer is second, lysine. Chalo. Next is question number 41, which is prosthetic groups differ from coenzymes in which. First is they require metal ions for their activity. बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही अलग ही चले गए हम.
दे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम। मैंने बहुत बार बोला है कि अगर कभी भी आ जाए कि कोई एक कोफैक्टर टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ तो वो कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप ही होगा। नेक्स्ट इज देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट। गलत जवाब। दे कैन सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, नॉट इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, स्पेसिफिक। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्योंकि डिफर बताना था हमें, है ना, तो डिफरेंट तो इसी में है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, जबकि को एंजाइम जो हैं दे आर ट्रांजिएंटली बाउंड, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए बाउंड होते हैं और उसके बाद साइड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, which is identify the statement which is incorrect. Sulfur is an integral part of cysteine. बिल्कुल correct. Sulfur containing amino acid है ये. Glycine is an example of lipids. बिल्कुल गलत जवाब. Glycine is a neutral amino acid. ठीक है. नेक्स्ट इज लेस देन कंटेन्स अ फॉस्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर. फॉस्फोलिपिड है तो हो गई ऑब्वियसली. टायरोसिन अभी हमने बात करी, इट्स एन एरोमेटिक रिंग, तो हमें इनकरेक्ट ही बताना था. इनकरेक्ट इज सेकेंड वन, तो सेकेंड हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट 43, ये हम ऑप्शन में पढ़ चुके हैं पहले. कॉन्कनेवलिन क्या होता है? पिगमेंट, अल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल या लेक्टिन? इट इज़ अ लेक्टिन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. अच्छा, अब ये जो है तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हें टेक्स्ट में नहीं मिलेगा. तुम्हें शुरुआत में जो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन होती है ना, बिफोर द चैप्टर, वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ये मैंने ऑल्दो पढ़ा रखा है. जब मैंने प्रोटीन्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि रामाचंद्रन प्लॉट इज़ यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स का भी कौन से लेवल का स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो जो भी तुम्हारे चैप्टर्स के पहले इंट्रो दे रखी है, इवन इस बार भी 2025 में भी इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी करके, कि क्या होता है वो, उससे क्वेश्चन आता है. तो ये इंट्रोडक्शन बेटा पढ़नी है और याद करनी है. ठीक है, उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तुम्हें याद करने हैं. साइंटिस्ट के नाम, साइंटिस्ट की डिस्कवरीज, अलग अलग डेफिनेशंस जो दे रखी हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट, योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. Consider the following statements. A coenzyme or metal ion that is tightly bound to the enzyme or protein is called prosthetic group. Second is a complete catalytic enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. भाई दोनों ही गलत है. कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली बाउंड होते ही नहीं है एंजाइम के साथ, और उनको फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों बोल रहे हैं हम? कोएंजाइम और मेटल आयन भी कोफैक्टर है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कोफैक्टर है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. सेकंड इज अ कंप्लीट कैटालिटिक एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. जब तुमने एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड कर ही दिया है तो उसको एपो एंजाइम क्यों बोलेंगे? होलो एंजाइम बोलेंगे ना उसको. या अगर तुम्हें बोलना है तो तुम कॉन्जुगेट एंजाइम बोल लो. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ऑप्शन 4 इज द आंसर. आई होप सारे क्वेश्चंस के, जिसने भी ये मेरी पुरानी पूरी प्लेलिस्ट देख रखी होगी बायोमोलिक्यूल्स की, वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. ये वाले बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था ये, अगर तुमने पढ़ रखा है तो, है ना. बाकी मैंने तुम्हें बोला ही है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बाकी वीडियोज़ भी देखें, आप शेयर करें इस चैनल को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. एंड हैव आस्क्ड यू 2 क्वेश्चंस जिनके जवाब चाहिए मुझे. मोनोमर ऑफ काइटिन क्या होता है, and which is the most abundant protein in the biosphere. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और मैंने लिंक कर ही दिया है बायोमोलिक्यूल्स की पूरी प्लेलिस्ट, जिसको रेफ़र करना हो वहाँ जाकर रेफ़र भी कर सकता है अगर किसी को कुछ ना समझ आया हो तो. Okay, goodbye everyone, and follow for more such videos. Bye bye. Thank you.